जय हिंद प्यारे साथियों। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, समय हमारे पास बेहद ही कम है और उन बेहद कम समयों में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि मुझे अंदाजा भी नहीं था और आपकी परीक्षा जो है जल्द ही लगा दी गई। तो इसके लिए भैया मैं भी जो है मजबूर हूं कि जल्दी जल्दी पढ़ा के सारा कुछ निपटा दूं, सारा कुछ खत्म कर दूं। और देखो, पहला पेपर देने जाने से पहले आप पहले पेपर का और दूसरे पेपर का वीडियो लेक्चर देख के जाना। यानी कि जो आप पहले पेपर के लिए पढ़ रहे हैं उसको आप दूसरे पेपर के लिए भी पढ़ के जाना, और जो आप दूसरे पेपर के लिए पढ़ रहे हैं उसको आप पहले पेपर के लिए भी पढ़ के जाना। ठीक है, क्योंकि काफी सारी बातें आपको पहले पेपर की दूसरे में और दूसरे पेपर की पहले में देखने को मिलेगी। और पहले दूसरे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्या क्या आपकी रणनीतियां होनी चाहिए, सारी बातों को मैं एक एक करके बता चुका हूं और उस पर मैं ज्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा। लेकिन जो आपके दूसरे पेपर में क्वेश्चन पूछने लायक होगा मैं जगह जगह पर हाईलाइट करता चलूंगा, बिंदुवार तरीके से बताता चलूंगा। और पहले पेपर को जब मैंने पढ़ाया था, मैंने पहला लेक्चर जब दिया था, तो उसमें मैंने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के लिए बार बार बहुविकल्पी शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपको अति लघु उत्तरीय के लिए जानना है ना। अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय आप दोनों में समानता ही पाओगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये सारी बातें आपको पता ही है। इसमें हमें जो है एमए एमए इतिहास है ना, सेमेस्टर आपका तीसरा है और पेपर ये आपका दूसरा है, सेकंड पेपर है ये। और सेकंड पेपर मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया को पढ़ना है और 1526 से लेकर आपको 1740 एडी तक का इतिहास इसमें जानना है। और आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है सारी बातें मैं बताऊंगा। सब कुछ खल्लास हो जाएगा और रट लेना, यही सारा कुछ आएगा, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। एग्जामिनर चाहे जो भी जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे ये दायरा नहीं तोड़ पाएगा। मेरे पुराने विद्यार्थी सभी को पता है, जो नए वाले होंगे वो थोड़ा डाउट में होंगे। तो भाई थोड़ा ये रणनीति बना लेते हैं। सिलेबस आपके पास होगा, मैं यहाँ लगाने के लिए भूल गया लेकिन मेरे पास अभी यहाँ उपलब्ध है। तो देखिए, मैंने आपको पहला जब लेक्चर दिया था तो उसमें बताया था जो मुगल शासक हैं उनके राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का राजत्व उनके राजत्व का सिद्धांत जो है पूछा जा सकता है। ये बात मैंने आपको पहला पेपर जब पढ़ाया था तो बताया था। उस लेक्चर को आपको देखना है, कंपलसरी है। ठीक है, उस लेक्चर को देख के जाना कंपलसरी है। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और मुगल प्रशासन, यहां से एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन जो है राजत्व के सिद्धांत से पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे मुगल प्रशासन पर पूछा जाएगा। मुगल प्रशासन, दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यह होगा स्थापत्य कला से। किससे होगा? स्थापत्य कला से। स्थापत्य कला, यहां से आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और स्थापत्य कला में आप अकबर को देखोगे, इधर शाहजहां हो गया। तो ये स्थापत्य कला में अपना बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं। तो आपसे स्थापत्य कला में या तो केवल और केवल जो है शाहजहां से पूछेगा या तो पूरे मुगल काल को लेकर जोड़कर पूछेगा कि मुगलों के अधीन स्थापत्य कला कैसा रहा। ये सारी बातें मैंने पेपर 1 के दौरान आपको बता दिया है और मैंने लगभग 10-12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सिलेक्ट करके दिया है और मैंने कहा है कि पहले और दूसरे पेपर में यही सब पूछा जाएगा। मैं बता चुका हूं, लेकिन मैं दूसरा पेपर पढ़ा रहा हूं और आप सभी उन चर्चाओं को शायद ना देखो, तो इसलिए मैं यहां भी बता दे रहा हूं दूसरे पेपर के अंतर्गत। तो यहां से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? मुगलों के अधीन स्थापत्य कला किस प्रकार का था, या शाहजहां के टाइम पर चित्रकला का जो है स्थापत्य कला के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा मुगल कालीन शिक्षा प्रणाली। ये आपका जो है साहित्य से जोड़कर क्या करेगा? साहित्य से जोड़कर
साहित्य से जोड़कर मुगल कालीन जो है शिक्षा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और अनपढ़ आदमी जो था वो था अकबर। अनपढ़ आदमी आपका था अकबर। और अकबर अनपढ़ होते हुए भी कई सारे सुधारात्मक कार्य कर रहा था, जिसको मैं पहले पेपर में भी पढ़ा चुका हूं। और मेरी एक बात और यहां जो है गौर से सुन लो, पहले पेपर को और दूसरे पेपर को एक साथ पढ़ना, तब पहला और दूसरा पेपर देना, नहीं तो आप बहुत कुछ खो दोगे। समझ में आई बात? तो एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा साहित्य को जोड़कर शिक्षा से संबंधित। अगला आपका आ जाएगा धार्मिक नीति से। पेज बदलो। अगला जो है धार्मिक नीति से। धार्मिक नीति में भी अकबर की धार्मिक नीति जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसकी भैया? अकबर की। अकबर की धार्मिक नीति जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जो है नोट कर लेना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपको लग रहा होगा मैं इसमें देख के पढ़ा रहा हूं, तो बाबू ये आपका सिलेबस दिया गया है, इसके लिए जो है ऐसी फालतू की बेहुदा बेतुकी बातें आप लोग ना ही करिए तो ज्यादा बेहतर है। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। और कभी कभी एक जो चुट्टा रहता है, का नाम होता है उसका औरंगजेब। औरंगजेब का धार्मिक नीति जो है पूछ लेता है। तो देखो अकबर का जो है ये तो मुझे लग रहा है कि यही पूछा जाना है, लेकिन इठो है चोट्टा है औरंगजेबवा, इसकी भी धार्मिक नीतियां पूछ लेता है औरंगजेब। इसकी भी धार्मिक नीति जो है क्या करता है? पूछ लेता है। और अगर किसी को स्पीड कम लग रही हो तो बढ़ा लीजिएगा, और किसी को स्पीड तेज लग रही हो तो स्पीड घटा लीजिएगा, आपके पास क्वालिटी रहता है। ये हो गया। 3 यूनिट में हमने 2-4 क्वेश्चन जो है देख लिए। और मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था। मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था। मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था, यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको भी जो है रट्टा मार के जाना। और आप देखोगे मुगल काल में स्त्रियों की दशा। क्या भैया? मुगल काल में स्त्रियों की दशा। स्त्रियों, अरे भैया का लिखाई दे रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। मुगल काल में स्त्रियों की दशा या शिक्षा कह लो, दशा या शिक्षा, ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो है आपसे पूछा जा सकता है भक्ति काल से। किससे भैया? भक्ति काल से। अगला क्वेश्चन आपका भक्ति काल से पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन जो है या तो आपका जो ये सिलसिला है सूफी, है ना, सूफी से, है ना, एक आध क्वेश्चन जो है धर देगा, है ना, एक आध क्वेश्चन यहां से धर देगा। ये सारी बातें मैंने पढ़ा दिया, मतलब बता दिया है। आप उस लेक्चर को जरूर देख लेना। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका बिल्कुल भी 1% कुछ छूटना नहीं चाहिए। जो 70 अंक का रहता है सारे के सारे आप लेकर आओ, है ना, यही मैं चाहता हूं, है ना, मैं यही चाहता हूं कि 70 में से 70 आप क्या करो भैया? लेकर आओ। शायद 70 का ही रहता है पूर्णांक हुआ, 30 आपको जो है यहाँ कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं यहाँ बता चुका हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ कई सारे क्वेश्चन को छोड़ दिया है जो मैंने पहले बता दिया है। तो जो भी छूटा है आप वहां से जाकर कंप्लीट कर लो, यानी कि पहले लेक्चर से, जो पहले पेपर का लेक्चर हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चनों को आप जरूर से जरूर याद करके जाना, जरूर से जरूर रट्टा मार के जाना। और मैंने बताया ना कि जैसे इतना क्वेश्चन मैंने बताया, कितना बताया मैंने आपको? 1 2 3 4 क्वेश्चन इधर बताया, उसके बाद 3 इधर, 4 3 7 हो गए, 7 2 9, 9 क्वेश्चन हो गए। अब रणनीति देखो, रणनीति। इन 9 क्वेश्चनों में से आपका जो बहुविकल्पी है, यानी कि अति लघु उत्तरी है, क्या बाबू? अति लघु। जो अति लघु कुछ क्वेश्चन है वो आपके कहीं से भी बन सकते हैं। तो कोशिश करना कि ये 10 क्वेश्चन सही हो जाए। अगर ये 10 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो तो एग्जामिनर का जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है, वो बदल जाता है। और आगे
अगर आपने शानदार नहीं भी लिखा होगा और ये 10 क्वेश्चन सही होंगे तो एग्जामिनर कहेगा कि आगे इसने तबाही मचा दिया होगा, इसने शानदार लिखा होगा, इसको नंबर दे दो। तो ये अगर आप सही कर देते हो तो आपने अपने उत्तर लेखन में बहुत ही बड़ा काम कर दिया। आप अगर सही से नहीं भी लिखे रहोगे तब भी उसमें शानदार नंबर आपको प्राप्त होंगे, आपको मिलेंगे। और कॉपी किसी भी हाल में आपको अधूरा छोड़ के नहीं आना है, चाहे आता रहे चाहे ना आता रहे, आपको शानदार तरीके से पूरी कॉपी, जितना पेज का डिमांड किया गया है, जितना शब्दों का डिमांड किया गया है, सारी की सारी आपको लिख कर आना है, भर के आना है। अगर लिखे रहोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। क्लियर इतनी बात? और देखो ये हो गया, तो इसको आपको सही करना ही करना है हर हाल में। वैसे मैं जगह जगह पर बताता रहता हूं कि बाबू ये आपके अति में पूछा जा सकता है। क्लियर? और आपके लघु क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें आपका 4 करना होगा, 4 में से आपके पास विकल्प रहेंगे, है ना? आपके पास और भी विकल्प रहेंगे लेकिन आपको उनमें से केवल और केवल 4 ही करके आना है। और जितना मैंने बताया उसमें से 4 आपको हर हाल में हर कीमत पर मिल जाएंगे। और फिर बात आती है दीर्घ की, तो दीर्घ में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और जितना मैंने बताया इसमें से आपको ये 2 क्वेश्चन हर हाल में मिल जाएंगे, हर हाल में मिल जाएंगे। तो ये भी आपकी रणनीति हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? तो इस तरह से परीक्षा से पहले रणनीति बनाई जाती है। आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा लेकिन उसमें से आपने कुछ भी नहीं सीखा होगा, तो उसमें से आपको सीखना चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण है उनसे सीखना चाहिए कि आप कुछ भी बोलो लेकिन जो आपका मन कह रहा है, जो आपका दिल कह रहा है, करो वही। आप वचन दे दो कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा लेकिन जरूरत पड़े मार के गिरा दो। क्लियर? शकुनी, शकुनी को जानते हो ना? शकुनी कहता है कि रणभूमि में युद्ध हो उसके पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो बाबू पहले रणनीति बनाया जाता है तब युद्ध में कूदा जाता है ना? तो यहां से आपको क्या करना है? 4 करना है। 4 आपको हर कीमत पर मिल जाएगा, मिल जाएगा। और रट्टा मार के जाना, रट्टा मार के जाना, आपको हर हाल में मिल जाएगा। अब आइए असल मायने में, असल रूप से अपनी कहानी को हम क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। और देखो, जब कभी आपका लिखित पेपर हो, जब कभी आपका लिखित पेपर हो और वह छोटा मोटा पेपर हो, एमए का हो, बीए का हो, तब आपको गाइड नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपका नोट्स है तो उसको पढ़ना चाहिए और ऐसी किताब को पढ़ना चाहिए जिसमें बहुत सारा स्टोरी दिया गया हो, बहुत सारी कहानी के माध्यम से चीजों को समझाया गया हो। या कोई ऐसा टीचर पकड़िए जो एक शब्द को, एक लाइन को पूरी कहानी बना दे, पूरा स्टोरी गढ़ दे। ऐसे को आप पकड़िए, ऐसे का लेक्चर देखिए, ऐसे का किताब पढ़िए और जाके जो है आप जस का तस जो बातें पढ़े रहेंगे, जो बातें सुने रहेंगे, एग्जाम्पल वगैरह के रूप में सारी की सारी बातों को गढ़ कर, रट कर, है ना, बना के, चुना के, लिख के चले आएंगे। क्लियर इतनी बात? आइए आप जो है बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। तो सबसे पहले यहां हम लोग देखेंगे मुगल प्रशासन को। क्या देखेंगे? मुगल प्रशासन को। पहले पेपर के अंतर्गत काफी कुछ मैं पढ़ा चुका हूं, काफी कुछ मैं बता चुका हूं। आगे देखो, मुगल काल ने भारतीय इतिहास में प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारू रूप से प्रस्तुत किया। प्रशासनिक व्यवस्था को, यहां को करो, ये भी मिस्टेक किए हैं, को सुचारू रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें अकबर का योगदान कहीं अधिक है। अकबर का जो योगदान है वो बहुत अधिक है ना? तो मुगल काल ने जो है भारतीय इतिहास में प्रशासनिक व्यवस्था का सुचारू रूप से क्या किया? प्रस्तुत किया, जिसमें जो है अकबर का योगदान सर्वाधिक है। और मैंने पहले लेक्चर के दौरान आपको बताया था कि जो शेरशाह सूरी होता है, जिसके बचपन का नाम क्या होता है? फरीद, है ना? और शेर को मार डालता है जिसके कारण उसका नाम पड़ जाता है शेर खां। शेर को मारने वाला, खा जाने वाला, निपटाने वाला। तो जो उसके सुधारात्मक कार्य होते हैं, अकबर जो है जस का तस उसी को अपना लेता है और कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? महान बन जाता है। अकबर जो है बहुत सारे लोगों के साथ रहता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखता है, इसलिए महान हो जाता है। नहीं तो इतने अनपढ़ आदमी को कौन पूछता? कोई नहीं पूछता।
तो इसका जो है योगदान इसमें बहुत अधिक है। और जैसे ही यह बात आए अकबर के बारे में बहुत सारी बात लिख दो, जो डिमांड ना हो वो भी लिख दो, अगर ना आता रहे तो, अगर आता रहे तो एकदम शुद्ध स्पष्ट शब्दों में लिखिए, और नहीं आता है तो कहानी लिख दीजिए। क्लियर हो रही बातें? आप मेरे विद्यार्थी हो, मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा, जरूरत पड़ने पे मैं एग्जामिनर को चकमा देने में भी जो है आपकी मदद करूंगा, यानी कि आपको सिखाऊंगा कि एग्जामिनर को किस प्रकार से हराना होता है, छल से, बल से, ज्ञान से, है ना। आगे देखो, अकबर द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था ही आवश्यकता अनुसार परिवर्तनों के साथ पूरे मुगल काल में चलती रही। यानी कि जो ये अकबर है और इसने जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू की उसी को जो है थोड़ा हेर फेर करके, थोड़ा हेर फेर करके आगे पूरे मुगल काल में चलती रही, फिरती रही, दौड़ती रही। जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, ये पेन मेरे पास है ना, ये मेरे पास है। अब मेरे जब वंशज आएंगे तो इसी पेन को क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, इस बीच में स्प्रिंग लगा देंगे और भी तमाम चीज लगा देंगे, यानी कि ये पेन जो है मेरे पूरे परिवार में कई पीढ़ी तक चलती रहेगी। क्लियर हो रही बात है? उसी प्रकार से अकबर ने जो भी प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया वो जो है पूरे मुगल काल में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होके वही चलती फिरती दौड़ती भागती रही। क्लियर हो रही बातें? आगे देखो, सुदृढ़ प्रशासन की स्थापना के साथ ही साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हुई। और अकबर जो है शांति प्रिय व्यक्ति था, ये चीजें मैं बता चुका हूं। मुगल प्रशासन का स्वरूप तुर्क अफगान प्रशासन का प्रतिरूप नहीं था, वरन यह भारतीय और ईरानी प्रशासनिक व्यवस्था का सम्मिश्रण था। तो ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। मुगल प्रशासन स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था। राजत्व के सिद्धांत में ये सारा पॉइंट आप बहा के चले आओ, फेंक दो। आगे देखो, है ना, तो ये सारी बातें आपको लिखकर चले आना है। आगे देखो, यह अत्यधिक केंद्रीयकृत था। आधुनिक काल की भांति मुगल प्रशासन में किसी मंत्रिमंडल की व्यवस्था नहीं थी, है ना, मंत्रिमंडल की व्यवस्था नहीं थी। अब सबसे पहले आप देखोगे केंद्रीय प्रशासन। तो देखो ये जैसी जैसे पॉइंटिंग की गई है, जैसे जैसे पॉइंटिंग की गई है, आप जो है थोड़ी स्टोरी लिखना और केंद्रीय प्रशासन लिख देना, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर वकील लिख देना, और इसमें से एक एक दो दो लाइन उठाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक लाइन इसमें से उठा लो, वकील वाले में से एक लाइन उठा लो, कहानी गढ़ो और लिख के चले आओ। तो देखो, मुगल प्रशासन में सर्वोच्च स्थान स्वयं सम्राट का होता था। तो सम्राट जो है एक नंबर पर है, ये मैं जो है आपको लिख दे रहा हूं। पहले सबसे ऊपर कौन है? सम्राट है, सम्राट है। फिर उसके बाद आगे देखो, सर्वोच्च स्थान स्वयं सम्राट का होता था। राज्य की समस्त प्रशासनिक शक्तियां उसी के हाथों में निहित होती हैं, और राजा का पद जो है दैवीय माना जाता था। ऐसा था कि जो है राजा ही करता धरता था। ईश्वर ने राजा को भेजा है कि जाओ प्रजा के दुख सुख में जो है हिस्सेदारी लो, प्रजा को जो है अपने पुत्रवत भांति जो है उसकी रक्षा करो, हिफाजत करो। वही सारी बातें यहाँ लिखी गई होंगी। अकबर ने भारत में प्रचलित राजत्व के दैवीय सिद्धांत को स्वीकार किया। तो राजत्व के सिद्धांत में अगर बात आए तो इसका जो है कैसा सिद्धांत था? दैवीय सिद्धांत था, यानी कि क्या था? अकबर देवता था, है ना। ईरानी और अरबी व्यवस्था से भी प्रेरणा लिया गया। मुगल साम्राज्य की विशालता के चलते बादशाह के द्वारा प्रशासन चलाना एक कठिन कार्य था, इसलिए शासन व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अब अकेले जो है अकबर जो है मेन पोजीशन पर रहकर कुछ कर नहीं पाता, है ना। तो इसके लिए कुछ ना कुछ अधिकारियों की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन शक्ति जो है किसके हाथ में रहेगी? रजवा के हाथ में रहेगी, है ना, शासक के हाथ में रहेगी। अब दूसरा जो है ये अधिकारी हो जाएंगे, क्या है? जो राजा है, राजा के बाद जो है ये क्या करेगा? अकेले सब कुछ नहीं कर पाएगा, तो अब क्या करेगा? अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जिसमें से पहला नाम आपका आएगा वकील का, फिर उसके बाद आएगा वजीर का।
ये जो मैं यहां लिख रहा हूं ये आप जो है नोट कर लेना, अभी आगे ये पूरा हो जाएगा। मुगल प्रशासन में सम्राट के पश्चात सर्वोच्च पद जो है वकील का होता था। मुगल प्रशासन में सम्राट के बाद सर्वोच्च पद जो है वकील का होता था। तो पहले नंबर पर जो है ये है, पहले नंबर पर क्या है, राजा है। दूसरे नंबर पर सर्वोच्च पद जो है वकील का है। आवश्यकता अनुसार सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वह शासन करता था। देख लो वकील का जो है कितना महत्वपूर्ण यहाँ रोल है। अगर मान लीजिए सम्राट कबो बीमार हो गए, है ना, कबो मान ले सम्राट बीमार हो गए, तो वकील जो है सारा काम धाम देख लेता था। मान लीजिए सम्राट को तो गए घूमने, कहीं जो है शादी विवाह में गए हैं, कहीं पार्टी कर रहे हैं, तो कौन देखता था, वकील देखता था। तो अकबर का राजत्व का सिद्धांत अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, मुगलों के अधीन जो है राजत्व का सिद्धांत सब में यही छाप के चले आना आराम से। अकबर का ज्यादा पढ़े हो इसी छाप के आओ, क्या जरूरत फालतू परेशान होने की। आगे देखो, बैरम खां के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अकबर ने वकील के अधिकारों में पर्याप्त कटौती की। हालांकि बैरम खां के पश्चात मुनीम खां को वकील का पद दिया गया। तो वकील का पद पर जो है बैरम खां है, इस अनुसार। बाद में मुनीम हटाओ, इतना इतना बहुत है, इतना जो है आपके लिए बहुत है। यही 2 लाइन उठाओ और आधे एक पेज का मटेरियल तैयार कर दो कि राजा बड्डे में चला गए, राजा नेवता चला गए, राजा युद्ध में चला गए, तो वकीले जो है देख रेख करता था। जब राजा की बात आए पहले पद पर यही रहता था, ये अपने आप को दैवीय जो है घोषित करता था, ऐसा माना जाता था। तमाम जो है कूड़ा करकट भर के चले आओ। आगे देखो, ये हो गया। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, वजीर। समयानुसार वजीर अब राज्य का सबसे प्रमुख अधिकारी हो गया। यानी कि समय के चलते जो है ना, समय बीतता गया और ये जो है सर्वोच्च अधिकारी हो गया। तो ये इसको तीसरे नंबर पर लिखो, और कभी कभी जो है ये कहाँ आ जाता था, दूसरे नंबर पर आ जाता था। और जब समय बीता, समयानुसार जो है ये क्या आ गया, ये सेकंड पर आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसे सेकंड पर नहीं रखना है, कहानी बता के सेकंड पे रखना है। क्लियर हो रही बातें? और डायरेक्ट इसे 1 पे नहीं रखना है, कहानी बताना है कि राजा बर्थडे में गया तो ये संभाल लेता था, और धीरे धीरे यही मॉडिफाई हो गया, तो ये क्या हो गया, दूसरे पोजीशन पर चला गया। तो इस तरह से आपको बातें लिखनी है। देखो समय अपने पास बेहद कम है, तो इसमें हम थोड़ा बहुत ज्यादा स्पीड से जो है चलने का प्रयास करेंगे। कभी समय मिले तो आइएगा, मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन भैया अभी पेपर की बात है, पेपर की बात है, तो हमें इसी स्पीड से चलना पड़ेगा। आगे देखो, उत्तरकालीन समय में सम्राट से भी वजीर अधिक शक्तिशाली बन गया। अब देखो, जैसे मान लीजिए ये आपका कौन सा है, जो खतरनाक आदमी था, औरंगजेब हुआ, है ना, जो औरंगजेब है, जब इसके बाद उत्तराधिकार का लड़ाई वगैरह होने लगा, औरंगजेब निपट गया, चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, उसके बाद जो है वजीर क्या हो गया, शक्तिशाली बन गया। ये सारी बातें भी आप बना चुना के लिख डालना। क्लियर हो गई इतनी बात? समस्त प्रशासन पर वजीर का नियंत्रण रहता था, है ना। और ये जो औरंगजेब है ये बहुत खतरनाक आदमी था, गला वला काट के जो है गिफ्ट कर देता था लोगों को। ऐसा लगा कि गिफ्ट है, मारा गला उड़ गया, गिफ्ट कर दो भैया, ले। ऐसे कौन गिफ्ट देता है जी, इतना खतरनाक तरीके से। तो खतरनाक आदमी था। इसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। ओहो, पीएम। वजीर वजीर क्या बादशाह, इन दोनों में चोर तलाशा। तो भैया ये कभी कभी क्या करता था, प्रधानमंत्री के पद पर भी कभी कभी क्या, ये इसका अन्य नाम जो है प्रधानमंत्री था। मैं सेंटेंस जो है गलत प्रयोग करने जा रहा था, लेकिन हमारी वाणी ने जो है हमको रोक लिया कि बाबू गलत बोलने जा रहे हो। आगे देखो, यह सैन्य गतिविधियों में भी भाग लेता था। जैसे आज है ना अपने यहाँ, क्या है ये जो अपने आ, अमित शाह जी हैं, किस पोस्ट पे है, ये देखो। मुझे इतना बेसिक सी बात जो है भूल रहा है।
चलो अभी याद आएगा तो बताएंगे। ये कभी कभी जो है सैन्य गतिविधियों में भी भाग ले लेता था। अर्थ विभाग का प्रधान होने के नाते वह दीवाने आल्प भी कहा जाता था। लो भैया, अर्थ विभागो एकरे हाथ में हो गया। वैसे वजीर की दो श्रेणियां थी, वजीर तनफीज इसको नहीं जानना है, वजीर तफाविज इसको भी नहीं जानना है। बादशाह अपने किसी पदाधिकारी को शक्तिशाली नहीं होने देना चाहता था, इसी उद्देश्य से उसने अनेक दीवानों की नियुक्ति की। ये बात आपके लिए जरूरी हो जाती है। और मैं जितना हाईलाइट करते जा रहा हूं यही बिंदु आपको यहां जानना है, इसी पर जो है आपको काम करना है। क्लियर हो रही बातें? हाँ। दीवाने खालसा, अब ये कुछ दीवानों को नियुक्त करेगा। पहले नंबर पर क्या है? बादशाह है। फिर उसके बाद क्या है? वकील है। और वकील का पद जो है वो मॉडिफाई हुआ। मॉडिफाई होने के बाद क्या हुआ? वजीर में तब्दील हो गया। और वजीर शक्तिशाली ना हो इसके लिए कौन सा पद आएगा? दीवान का पद आएगा। क्या आएगा? दीवान का पद आएगा। तो ये मॉडिफाई होके वजीर में तब्दील हो गया। अब वजीर शक्तिशाली ना हो इसके लिए किसका पद आएगा? दीवान का पद आएगा। तीसरे नंबर पर लिखो दीवान, है ना, दीवान का पद आएगा। अब दीवान में जो है कई सारे दीवान होंगे, आगे पढ़ते हैं। अभी ये वाली स्लाइड जो है कंप्लीट हो जाएगी तो और अच्छा आपको देखने में लगेगा। दीवाने खालसा, दीवाने खालसा का क्या काम था? साम्राज्य की खालसा भूमिका, साम्राज्य की खालसा भूमिका प्रबंधन करता था। तो दीवाने खालसा, इसमें से केवल आपको दीवाने खालसा के बारे में याद रखना है, बाकी ये बहुत सारी बातें कही गई हैं, इसके बारे में कुछ भी आपको नहीं जानना है। शाहजहां के समय सादुल्ला खां, औरंगजेब के समय अस्मत खां दीवान था। तो दीवाने खालसा आपको याद होना चाहिए। क्लियर हो गई? हाँ। आगे देखो मीर बख्शी, मीर बख्शी जो है ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था। और मीर समा ये जो है बादशाह के गृह का प्रधान अधिकारी होता था। ये बात आपको नोट करनी है। वह राजकीय व मनसबदारों की सेना के वेतन, उनके अस्त्र शस्त्र युद्ध के अवसर पर। अब देखो ये जो मीर बख्शी है ये किसका अधिकारी है? सैन्य विभाग का अधिकारी। तो इसका जिम्मा कैसा होगा? सैन्य प्रबंधन वगैरह से संबंधित होगा। क्लियर हो रही बातें? तो मीर बख्शी कौन सा पद था? सैनिक का पद था, है ना, सैन्य विभाग था, सैनिक का नहीं सैन्य विभाग था। अब इसका काम आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, बना चुना के लिख लोगे। तो ये लिखो, एक लाइन हाईलाइट करो, इसी के आधार पे आपका 2-3 लाइन और क्या करना है? मसाला लगा के बनाना है। आगे देखो मीर समा, मीर समा जो है यह बादशाह के गृह का प्रधान अधिकारी होता था। गृह मतलब बादशाह कहाँ सोई हैं, बादशाह कहाँ उठी हैं, बादशाह कहाँ बैठी हैं, मतलब बादशाह कहाँ सोएंगे, बादशाह कहाँ उठेंगे, बादशाह कहाँ बैठेंगे, यानी कि घरे का प्रधान होता था। जैसे आजकल मुखिया होता है एक ठो घर में, है ना, वो सारा फैसला लेता है, सारा निर्णय लेता है कि घर का इस सदस्य कहाँ जाएगा, घर का उस सदस्य कहाँ जाएगा, सारा जिम्मेदारी लेता है ना, सारा कुछ बताता है। तो वैसे ई आदमी था। तो एक लाइन लिखो, मतलब एक लाइन आपको याद कर लेना है, आपको अपने माइंड में बैठा लेना है। और उसके बाद भैया फिर मसाला लगाओ उसमें, है ना, मिर्च धनिया चटपटा बनाओ इसको। एग्जामिनर देखे कहे ओह चटपटा आ गया, आओ खाते हैं मिलके। अब देखो यहां, देखो यहां सद्र उस सुदूर, इसका कार्य धार्मिक था। दान पुण्य की व्यवस्था, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था, विद्वानों को जागीरें प्रदान करना। तो इसमें धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था, जागीरें प्रदान करना और इस्लाम के कानूनों के पालन की सुनिश्चित व्यवस्था को देखना उसका प्रमुख कर्तव्य था। तो ये सारी बातें आप याद कर लेना। और इसे जो है आप कहाँ यूज करोगे? जब भक्ति सूफी वाला कॉन्सेप्ट आएगा या क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां भी इसका उपयोग कर सकते हो। अकबर की धार्मिक नीतियों में भी इसका उपयोग कर सकते हो।
किसी भी शासक का अगर धार्मिक नीति पूछा जाए उसमें भी आप उपयोग कर सकते हो, और प्रशासन से संबंधित, राजत्व के सिद्धांत से संबंधित उसमें भी ये सारी लाइनों का उपयोग आप आराम से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना ही आप देखो। आगे देखो इसमें क्या कहा जा रहा है। मुख्य काजी, यह मुगल राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। अब जब न्यायाधीश रहेगा बच्चा, न्यायाधीश तो क्या करेगा, न्याय करेगा ना, न्याय करेगा, तो न्याय करेगा तो बस हो गया ना। समझ में आ गई बात, तो इतना जानो, बाकी लगाओ मसाला, बनाओ बढ़िया चटपटी सब्जी। आगे देखो, तो ये थोड़ा इतना जो है आप इस तरह से भी जो है डायग्राम बना सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो भैया, अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि नहीं जानना है, कोई जरूरत नहीं, है ना। मैं बहुत जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि बहुत सारा स्लाइड लगा हुआ है, अभी हम जो है 5-6 ही डाक पाए हैं, यानी कि 5-6 ही पढ़ पाए हैं। अब देखो प्रांतीय प्रशासन, वो तो हमने देखा कौन सा, केंद्रीय प्रशासन। जैसे आज देखते होंगे आप ना, एक केंद्र है, फिर राज्य है, फिर जिला है, फिर गांव है, यही तो देखते हो ना। तो उसी तरह से हमने केंद्रीय प्रशासन पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है प्रांतीय प्रशासन। तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए समस्त साम्राज्य को सूबों में विभक्त किया गया था। ये नोट करो, इतना ये हाईलाइट करो। अकबर के समय 15 सूबे थे, इलाहाबाद, दिल्ली, ये सब बातें जो लिखी गई हैं इसको जानने की जरूरत नहीं है, ये 2 लाइन अभी के लिए केवल आप याद रखो। 15 सूबे थे, इलाहाबाद, दिल्ली, अवध, आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, बंगाल, बिहार, लाहौर, काबुल, मालवा, मुल्तान, खानदेश, बरार एवं अहमदनगर। औरंगजेब के समय प्रांतों की संख्या 21 हो गई थी। सूबे का प्रमुख जो है प्रशासनिक अधिकारी सूबेदार सिपाह सालार नाजिम के नाम से जाना जाता था। यहाँ एक बात और नोट करो, सूबे का प्रमुख जो है प्रशासनिक पदाधिकारी सूबेदार, जिसे सिपह सालार के नाम से जाना जाता था। सिपह सालार, सालार नाम से मूवी भी बनी होगी, है ना। तो सिपह सालार क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वह सूबे में सम्राट की भांति कार्य करता था। अब जो ये सिपह सालार है ये सम्राट की भांति क्या करेगा, काम करेगा, तथा उसकी सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। ऐसा काम वो अकेले नहीं कर रहा था, उसके लिए जो है बहुत सारे लोग लगे हुए थे। इतनी बात नोट करना है। जो नोट करना होगा केवल मैं उसी पर अंडरलाइन करूंगा या हाईलाइट करूंगा उसी को, बाकी मैं केवल ऐसे पढ़ता चला जाऊंगा, समझाता चला जाऊंगा, बताता चला जाऊंगा। समय हमारे पास बेहद कम है, और ऐसे में अगर मैं विस्तार से बताना चाहूं तो मैं महीनों लगा दूंगा, तब भी ये सारा कुछ खत्म नहीं होने आएगा। कहानी तो बहुत याद है, स्टोरी तो बहुत याद है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं। आगे देखो, सूबेदार का प्रमुख कार्य था सूबेदारी सामान्यतः राज परिवार के सदस्यों तथा प्रमुख सरदारों को ही दी जाती थी। प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। दीवान, बख्शी, फौजदार, कोतवाल, काजी, सद्र और अमील। दीवान सूबे की राजस्व, कोई भी बकवास नहीं को पढ़ना है। आगे बढ़ो, हो गया प्रांतीय प्रशासन समाप्त। आगे देखो, स्थानीय प्रशासन। जैसे मैंने बताया ना आपको कि आज के टाइम पर देखोगे आपको केंद्रीय प्रशासन मिलेगा, है ना। राज्य स्तर पर देखोगे राज्य प्रशासन, फिर उसके बाद जिला प्रशासन, है ना, फिर उसके बाद ग्रामीण, है ना, स्थानीय या ग्रामीण प्रशासन। तो इसी प्रकार से आज बटा है, उसी प्रकार से यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय। 2 हो गया, 3 हो गया, ये तीसरा है। प्रशासन की सुविधा के लिए प्रांतों को अनेक सरकारों यानी कि जिलों में विभाजित किया गया था। इसके प्रशासन के लिए निम्न पदाधिकारी थे। ये तो आज की ही तरह दिख रहा है बाबू, जैसे आज वर्तमान में है, सेम टू सेम दिख रहा है। आगे देखो, फौजदार। अब जो जिला लेवल पर था उसके लिए आपको मिलेगा फौजदार, अमल गुजार। फौजदार का काम था सरकार का प्रमुख अधिकारी होता था। सरकार में शांति एवं व्यवस्था बनाने के लिए उत्तरदायी था। वह शाही आदेशों को सरकार में कार्यान्वित कराता था।
भूमि कर की वसूली में अमल गुजार की सहायता करता था। तो ये जैसे कलेक्टर का पद दिख रहा है ना, कलेक्टर की तरह। कहीं भाग रहा है बाबू, है ना, कलेक्टर की पद की तरह ये लग रहा है, तो इसको जस का तस उसी वे में छाप देना। अब देखो यहाँ कहा जा रहा है भूमि कर की वसूली में अमल गुजार की सहायता करता था, यानी कि यहाँ हमें एक कंसेप्ट मिल गया कि जो ये अमल गुजार है, ये क्या करता था, भूमि कर की वसूली करता था। तो ये आपके लिए जो है पहले ही मिल गया, आपको यहाँ ज्यादा माथापच्ची नहीं करने का। अमल गुजार के बारे में भी आपको बातें पता चल गई। अब देखो काजी, इसकी नियुक्ति जो है सद्र उस सुदूर द्वारा किया जाता था। काजी इस्लाम के नियम के अनुसार धार्मिक मामलों का निपटारा करता था। काजी का पद जो है आपको याद कर लेना है। काजी भैया धर्म वगैरह पर बोलेंगे और क्या करेंगे। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई, है ना, इतनी बात समझ में आ गई। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी के अल्ले पल्ले बातें नहीं पड़ रही होंगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही। और आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो खजानादार, यह कोषाध्यक्ष होता था, नाम से ही जो है इसके ज्ञात हो रहा है खजाना। जैसे ही खजाना की बात आए आप जो है खूब भर भर के लिखिए। खजाने की देख रेख करता था, खजाने को कोई खाली ना कर सके, है ना, और लोगों से जो है उसका विवरण मांगता था कि बाबू तुम कितना खजाना खर्च कर रहे हो, कितना खजाना दे रहे हो, सारी बातें लिखो, क्या जरूरत है परेशान होने की फालतू। यहाँ आगे देखो हो गया पटवारी वगैरह, देखो पटवारी, पटवारी का कानून गो लिपिक की भांति कार्य करते थे। प्रत्येक फरगना में कानूनगो नियुक्त किया जाता था। कानूनगो परगने का उपज और भूमि कर की जमा तथा बकाया राशि का पूरा ब्यौरा देखता था। तो यहाँ जो है कानूनगो, यहाँ जो है कानूनगो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पटवारी के बारे में आपको पता ही है ना, लेखपाल। ये हो गई बात इतनी भैया कंप्लीट। सैन्य व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, अब देखो पीछे हमने कई सारे अधिकारियों का जिक्र किया, है ना, पीछे हमने कई सारे अधिकारियों का जिक्र किया। अब सैन्य व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी इनको बात बताइए, और उसके बाद जितने भी सैन्य अधिकारियों का मैंने नाम बताया जिसका तस जो है यहाँ छाप दीजिए। तो जो पीछे आपने थोड़ा थोड़ा समझा वही जो है यहाँ लाके छाप दीजिए, सब चिपका दीजिए। मुगलों में हमेशा एक शक्तिशाली सेना रखने की समर्थता थी, यानी कि ये लोग जो है क्या करते थे, शक्तिशाली सेना बनाए रखते थे। ऐसा औरंगजेब के समय तक चलता रहा। अब देखो जो कहानी चलेगी औरंगजेब तक चलेगी, क्योंकि बाबर, देखो बाबर जब आता है युद्ध में ही बिजी रहता है, उसको जो है और काफी सारा कुछ करने का समय नहीं मिल पाता है। नहीं तो बाबर अगर कुछ टाइम और रुका होता पता नहीं क्या क्या कर देता। हुमायूं अगर जीवन भर लड़खड़ाता ना तो पता नहीं क्या क्या कर देता। अगर शेरशाह सूरी उसे मारकर विदा न करता तो पता नहीं क्या क्या करके गया होता। अगर शेरशाह सूरी जो है मारा ना होता तो पता नहीं कितने और सुधार करके जाता, है ना। तो वही सारी बातें हैं, यहाँ वही सब कुछ लिखिएगा। लेकिन उत्तरकालीन मुगल ऐसा करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी शक्ति को खो दी। बाबर ने तोप खाने का सफल प्रयोग किया तो अकबर ने मुगलों की सैनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में जो है अहम योगदान दिया। मनसबदार, ये मनसबदार वाला जो बात है अभी आगे जो है शायद इसके बारे में और भी विस्तार से दिया होगा। प्रथम जो है मनसबदार और उसके सैनिक थे। मनसबदार भी जो है आपका क्या है, राजस्व व्यवस्था और मनसबदारी जो है ये भी आपके लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अभी आगे दिया गया होगा तो मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। मनसब और उसके सैनिक थे। इससे सैनिक अधिकारी को मनसब दिया जाता था। प्रत्येक मनसबदार अपनी स्वेच्छा से सैनिकों की भर्ती करता था।
ये मनसबदारी के बारे में यहाँ बात कही जा रही है, तो इसको यही आप नोट कर लो, क्योंकि मनसबदारी भैया आपका इंपॉर्टेंट है। सैनिकों को भर्ती करता था, बादशाह उनको मनसब के हिसाब से वेतन देता था। अधिकांशतया मनसबदार अपनी जाति के सैनिकों को ही अपनी सेना में भर्ती करते थे, द्वितीय आहदी सैनिक होते थे। तो इतनी बात अभी जानो। और देखो हम लोग एक एक घंटे में लगभग 2 क्लास करेंगे, नहीं तो एक ही में जो है सारा निपटा देंगे, है ना। 1 घंटे से ज्यादा चर्चा नहीं लेने का। और 1-2 घंटे में हम कितना भी कोशिश करें, है ना, कितना भी कोशिश करें सब चीजों को कंप्लीट, मतलब अगर स्पीड अगर इतनी तेज ना हो तो हम सारी चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, थोड़ा आपके ये बातें जो है ऊपर से भी उड़ रही होंगी, लेकिन क्या करोगे भाई, अब 1-2 घंटे में निपटाना हुआ तो ऐसे ही निपटेगा। मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था इसमें लिखो आप वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके पेपर 1 के सिलेबस में भी है, पेपर 2 के सिलेबस में भी एकदम पूर्ण रूप से स्पष्ट करके दे दिया गया है। तो मनसबदारी व्यवस्था से क्वेश्चन हर हाल में आना है, पहले में नहीं पूछा जाएगा तो दूसरे में हर हाल में आना ही आना पड़ेगा इसको। क्लियर। अब देखो मुगल, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुगलों की सैन्य व्यवस्था का मुख्य आधार मनसबदारी प्रथा थी। टाइटल बना रहे हैं इतिहासकार महोदय, अपनी किताब लिख रहे हैं। तो यह व्यवस्था अकबर के समय में आरंभ हुई। उसने मनसब की कई श्रेणियां बनाई। अकबर के समय में सबसे छोटा मनसब 10 और अधिकतया मनसब 7,000 का था। इनको एक निश्चित सवार भी रखने की इजाजत थी। जात के आधार पर मनसबदार का वेतन और पद निश्चित किया जाता था। वेतन नगद या जागीर के रूप में दिया जाता था। जो वेतन दिया जा रहा है या तो नगद दे दिया जाता था, या तो उतना जगह जमीन दे दिया जाता था, जागीर दे दिया जाता था, ताकि जाओ बाबू तुम लोग ऐश करो, है ना। इसमें 2 प्रकार के जो मनसबदारी व्यवस्था है, इसमें 2 टाइप के जो है पद होते थे। एक होता था जात और एक होता था सवार। क्या होता था, एक होता था जात और एक होता था सवार। और इन्हीं दोनों के आधार पर इन्हें घोड़े वगैरह रखने की जो है सुविधा मिलती थी। इसी आधार पर इन्हें जो है वेतन वगैरह दिया जाता था, है ना। इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी जब मैं अलग से पढ़ाता तो इसको जो है कम से कम आधे 1 घंटे तो मैं इसी को केवल समझाता, है ना। अगर मैं फ्री क्लास ले रहा होता तो कम से कम इसे मैं आधे 1 घंटे तो 1 घंटे तो मान के चलिए, इतनी देर तक मैं इसे समझाता और आपको एकदम क्लियर हो जाता। मनसबदारी व्यवस्था का अकबर के समय काफी विकास हुआ। तो ये विकास जो है आरंभ जो है किसके टाइम पर हो रहा है, ये आपको जो है जरूर याद रखे रहना है। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या करीब 12,000 तक थी। इस व्यवस्था में काफी त्रुटि थी, जिसे घोड़ों के दागने एवं सैनिकों का खाता रखने की व्यवस्था करके दूर किया जाता था या गया था। जहांगीर के समय द्विअस्पा सिंह अस्पा व्यवस्था लागू की गई। ऐसे सरदार को निश्चित संख्या से दुगने सैनिक रखने पड़ते थे। शाहजहां ने मनसबदारों के सवारों की संख्या में कमी की, फिर भी यह औरंगजेब के समय तक सुव्यवस्थित रूप से चलती रही। परंतु जैसे ये आपका क्या नाम है इसका औरंगजेब हुआ, ये जैसे ही जो है अल्लाह को प्यारा हुआ, जैसे ही बेचारा मारा, वैसे जो है सारी कहानी बदलना शुरू हो जाएंगे, है ना। सारी कहानी बदलना शुरू हो जाएंगे। आगे जागीरदारी व्यवस्था। अब देखो जागीरदारी व्यवस्था को जो है ये मनसबदारी व्यवस्था के साथ से जोड़कर जो है आपका पूछ लिया जाएगा। और यहां भी जो मैं पढ़ा रहा हूं वह बातें भी आपके पेपर 1 में भी कई सारी बातें पूछी जा सकती हैं ना। काफी सारी बातें पेपर 1 में भी इसकी पूछी जा सकती हैं और पेपर 1 की काफी कहानी इधर आपको देखने को मिलेगा।
तो इसीलिए मैंने पहले ही समझाया, कई बार समझा दिया, कम से कम मैं 50 बार बोल चुका कि बाबू आप दोनों पेपर को पढ़ के ही दोनों पेपर दें, तब आप जो है अच्छे से पेपर में नंबर लेकर आओगे, नहीं तो आपको नंबर अच्छा वाला नहीं मिल पाएगा। अब देखो, जागीरदारी प्रथा, मनसबदारों को जब वेतन के बदले कोई भूमि आवंटित की जाती थी तो उसे जागीर या त्यूल तथा इसके प्राप्तकर्ता को जागीरदार या त्यूलदार कहा जाता था। जागीर मैंने पीछे बताया था, जागीर का मतलब जैसे मान लीजिए कुछ दे दिया जाए, थोड़ा जगह दे दिया जाए, थोड़ा जमीन दे दिया जाए और कह दिया जाए बाबू ये तुम्हारी जागीर है और तुम इसे पा रहे हो, तुम जागीरदार हो जाओगे। और ये जागीर तुम्हें इसलिए दी जा रही है ताकि तुम इसी जागीर से जो है जो टैक्स वगैरह वसूलो, जो कर वगैरह वसूलो, उसी से जो है अपना सैनिक व्यवस्था करो, अपने सेना का पालन पोषण करो, साथ साथ अपने आप को भी जो है पैसे वगैरह से या जो भी मिल रहा है उससे पालित पोषित करो, और युद्ध में जब बुलाया जाए चलो जाओ और उसके बाद मारो काटो पीटो लड़ो झड़ो। जागीर की अनुमानित आय को जमा तथा प्राप्त होने वाली आय को हासिल कहा जाता था, चाहे जो कहो, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। तनख्वाह जागीर, नगद वेतन के बदले प्रदत्त जागीर, ये भी आपको नहीं जानना है। अगर हाँ आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लेना, वरना छोड़ दो। आगे देखो, जागीर के रूप में मिले भू क्षेत्र पर राज्य एवं जागीरदार दोनों का अधिकार था। इसकी अनुमानित आय का लेखा तो राजस्व मंत्रालय अपने पास रखता था, परंतु इसका वास्तविक प्रतिनिधि जो है जागीरदार था, वही कर निर्धारण तथा वसूली करता था। वैसे भू राजस्व तथा अन्य सभी शाही आदेश इस जागीर क्षेत्र में लागू किए जाते थे। छोटे जागीरदारों ने इजारा व्यवस्था का प्रारंभ किया, जिसको बड़े जागीर ने भी अपना लिया। पढ़ लेना, ये पीडीएफ जो है मैं आपको दे दूंगा, आपको उपलब्ध करा दूंगा। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि कहां आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ पीडीएफ आप लिखना 80, फिर 81, फिर उसके बाद लिखना 78, फिर उसके बाद लिखना 58, फिर उसके बाद लिखना 16 और इसी पर बोलना कि आपको चाहिए क्या, पीडीएफ। और पीडीएफ में आप लिख देना बाकायदा कि भैया हमको यही वाली चाहिए, एमए इतिहास की, नहीं तो और भी कई सारी क्लासें चलती हैं, है ना। और एक नंबर और था वो याद नहीं आ रहा है ना, एक क्या 2-3 और नंबर है वो याद नहीं आ रहे हैं, यही याद है, इस पर कर देना, आपको कल्याण हो जाएगा। ये सारी बातें आप जो है खुद ही करिएगा। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था में भी काफी कुछ सुधार हुआ है या सुधार किया गया है। अगर आप जो है अभी हाँ, अभी जो है इस क्लास के बाद जो है अगर मैसेज करते हैं तो आपको पहले पेपर, यानी कि जब आपका पहला पेपर हो रहा है उसके पहले अगर आप मैसेज कर देते हैं तो आपको जो है इसका थोड़ा अलग से, इसमें जो बहुत सारी बातें हैं उसको छांट के जो है अलग करके आपको कुछ पीडीएफ दे दिया जाएगा, जो आपके पेपर 1 और 2 दोनों में काम आएगा, है ना। तो वो वाली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो बच्चे तो जुड़े हैं उनको पीडीएफ पहले ही दे दिया जाता है क्लासों के पहले ही, ताकि वो पहले से ही चीजों को देखे रहें, और यहाँ जब जो मैं बताता हूँ वो रणनीति को वो लोग क्या करते हैं, फॉलो किए रहते हैं, तो वो जब जाते हैं परीक्षा में तो शानदार करके आते हैं, है ना। तो मेरे सारे विद्यार्थी जो है बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं और बहुत ही जिंदाबाद हैं, और वो जब परीक्षा में बैठते हैं तो धुआं धुआं गर्दा गर्दा उड़ा के चले आते हैं। जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी में भी आप देखोगे अकबर के टाइम पर सबसे ज्यादा इसे सुधारा जाता है, और जस्ट लगभग जहांगीर भी अच्छा खासा इस पर काम करता है, क्योंकि जो नीति अकबर ने चालू किया था लगभग लगभग उसका बच्चा और उसके बच्चे का बच्चा जो है फॉलो करता हुआ जाएगा। ये जो औरंगजेब है, किताबों में प्रायः इसके बारे में यही मिलता है और लोगों से यही सुनने में मिलता है, बहुत शैतान आदमी था, खुरापाती आदमी था, खूंखार आदमी था। तो ये जो है इसके टाइम पर काफी कहानी बदल जाएगी, तो जैसे भी बदले आप देख लेना।
जमीन में भी काफी सारा सुधार होता है। अब सुधार कैसे होगा बाबू? आगे क्या है? भू राजस्व व्यवस्था। और देखो मैंने आपको बताया था ना, भू राजस्व व्यवस्था से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसमें था? राजत्व का सिद्धांत, मुगल, स्थापत्य कला, साहित्य, धार्मिक, औरंगजेब। यहाँ जो है आप एक और कर लो। हालांकि मैंने इसको बताया भी था, लिख लो यहाँ मनसबदारी। मनसबदारी प्लस भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व, भू राजस्व व्यवस्था मैंने शायद इसे बताया है। ये मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था। यहाँ भू भी कर लो, राजस्व भी कर लो, दोनों अलग अलग कर देना, नहीं तो रहने दो। तो मनसबदारी और भू राजस्व व्यवस्था भी आप जो है नोट किए रहना। आगे बढ़ते हैं। यहां तक कि हमारी कहानी हो चुकी थी, ये कहानी भी हम निपटा चुके हैं। यहाँ भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था भी आपका क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। और भू राजस्व व्यवस्था में आपको कई सारी बातें जो है यहाँ पढ़ना है, यहाँ जानना है। तो देखो आपका ये जो दूसरा पेपर है ये है 5 को। कब है? 5 को। पहला पेपर आपका शायद 3 को है, और दूसरा आपका शायद पेपर 5 को है, और तीसरा आपका शायद 11 को है ना? तीसरा शायद 11 को है, और चौथा जो है आपका शायद 13 को है ना? तो अभी ये 5 को है, तो हम इतना अभी आपको दे दे रहे हैं, और भू राजस्व व्यवस्था से हम एकदम फ्रेश तरीके से, एकदम नए तरीके से, काफी विस्तार से इसको समझेंगे कल की चर्चा में। और थोड़ा इस पर विस्तार दे दिया जाएगा, थोड़ा इसको अच्छे से बता दिया जाएगा, अच्छे से समझा दिया जाएगा, ताकि क्वेश्चन पूछे तो इसी पर ही आप एक लिख के चले आओ। और ये तो निपट गया समझ लीजिए। और जो आपका आधुनिक भारत वाला पार्ट होगा उसको मैं थोड़ा विस्तार से पढ़ा दूंगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे भी टाइम मिल गया है, यहाँ पर आपको भी टाइम मिल गया है। फिर उसके बाद जो विश्व का इतिहास है उसमें भी लगभग लगभग हमें टाइम मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को विस्तार से थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा मैं चीजों को समझा दिया करूंगा अलग से भी। क्लियर हो गई हैं बातें? तो चलिए भू राजस्व व्यवस्था से हम कल की क्लास में अपनी चर्चा को, अपनी कहानी को शुरू करेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा 8081785816, और यहां आप लिख दीजिएगा क्या? पीडीएफ। किसका? एमए इतिहास का। क्योंकि और भी बहुत सारी क्लासेस चलती रहती हैं, तो समझ में नहीं आएगा तो आप लिख देंगे तो क्लियर रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली चर्चा के साथ।